नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। अनिल अंबानी पर यौन अपराधी से के साथ साठगांठ का मुकदमा कब चलेगा। दूसरा, ममता बनर्जी ने घर में घुसकर वार किया। तीसरा, मणिपुर की समस्या क्या समाप्त हो गई। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय किसी भी डिजिटल चैनल के लिए थोड़ा मुश्किल दौर है। ना केवल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर हो सके तो जाके फेसबुक पे भी फॉलो करें। और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। और एक बार फिर से लाइक, कमेंट और फेसबुक में फॉलो करने में कंजूसी ना करें। तो सबसे पहली बात, अनिल अंबानी पर यौन अपराधी से साठगांठ का मुकदमा कब चलेगा। अभी एक नरपिशाच बोले, मतलब मुझे कभी कभी ऐसे लोग जो क्या बोले, एक जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति जिसने 1998 में एक छोटा टापू खरीद लिया और वहाँ पे वो जो काम करता था, वो हमारे देश में भी कुछ नरपिशाच इस तरह का काम कर रहे हैं। उनको पकड़ने की कोशिश होती है, वो फिर पंजे से छूट जाते हैं क्योंकि उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक होती है। लेकिन अमेरिका में ये नरपिशाच जो था वो 12 साल से 17 साल की लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियाँ, उनका यौन शोषण करता था और उनको परोसता था। देश के बड़े बड़े दिग्गज, देश नहीं पूरे दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और तमाम वो हैं। ये पकड़ में आया, इसके ऊपर मुकदमा चला, ये कन्विक्टेड हुआ और ये सारी फाइल, अमेरिका जैसा ही देश है, हमारे यहाँ तो कोई फाइल खुलती ही नहीं है, किसी फाइल का क्या हुआ है पता ही नहीं चलता है। लेकिन वहाँ पे ये सारी फाइलें अब उसकी परत दर परत खुलती जा रही हैं, पब्लिक डोमेन में डालते जा रहे हैं। बहुत सी फाइलें सामने आ गई हैं और उसमें जो एक चौंकाने वाली बात यह है कि भारत देश एज सच के, ये उसकी बातचीत से लगता है वो गलत है, सही है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो गलत है, अगर वो सही है, दोनों केसों में अनिल अंबानी का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये वही अनिल अंबानी हैं जो जरा सी बात पे अहमदाबाद में, चूंकि एक 30-40 हज़ार रुपये में एक कोर्ट केस फाइल हो जाता है, ये 5-5 हज़ार करोड़ के मुकदमे आम पत्रकार के ऊपर कर देते थे। मानहानि 5,000 करोड़। तुम्हारा जो तुमने काम कृत्य किया है ना, जिसके साथ तुम उठ बैठ रहे हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कैसे टॉलरेट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मतलब एक यौन अपराधी के साथ गलबाहियां कर रहे हो और जो सब सामने आ गया है। और ये एक सिस्टमैटिक है। मैं उसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके तार कहीं और भी जुड़े हैं। ये साफ, जैसा अनिल अंबानी की मेल कह रही हैं कि देश में उनको नियुक्त किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप ये करिए और ये नहीं करिए। मामला बहुत गंभीर है। 2015 में, जैसा हम सबको याद है, अनिल अंबानी कई बार दिवालिया हो चुके हैं और दिवालिया होकर कैसे बैंक को चूना लगाया जाए, ये भी इनके जो सखा हैं या जो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं। हम तो अभी तक सोचते थे कि इनका मोटा भाई इनका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है। ये उसके बड़े, ये अपने सगे भाई से ज़्यादा बड़े सगे ये इनके जेफरी एप्स्टीन हैं कि कैसे सरकार को चूना लगाओ, ये उसकी ट्रेनिंग उससे लेते रहे हैं। सब कुछ सामने आ गया है। 2015 में अनिल अंबानी को रिलायंस डिफेंस के नाम का एक उन्होंने कंपनी बनाई और अगर आपको याद हो, ये वही समय था जब रफाल खरीदना जाना था। अनिल अंबानी, जिनको कोई ज्ञान नहीं था इस डिफेंस का, चूंकि उनकी पहुंच थी, चूंकि वो उस समय जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उनकी जो उस समय जिस महिला के साथ रहते थे उसकी पिक्चर फाइनेंस की थी हिंदुस्तान। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में कर चुका हूँ। अगर आप ढूंढेंगे रफाल की डील तो उसमें सब मिलेगा। इनको रफाल 36 रफाल जो आ रहे थे, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। HAL को हटा के हिंदुस्तान में HAL को रिप्लेस करते हैं अनिल अंबानी। और
इनका, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम इसलिए इसके लिए बिल्कुल सबसे सक्षम हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्टनरशिप जिससे की है उसको डिफेंस का बड़ा मामला है, और वो इजराइल की कंपनी थी। मामला सारा वहां से शुरू होता है। ये एक जॉइंट वेंचर इजराइल की कंपनी के साथ करते हैं, करीब ये जॉइंट वेंचर $10 बिलियन का है। $10 बिलियन, 9,000 करोड़ का 1 बिलियन। और अब 3 चीजें सिर्फ अपनी जानकारी के लिए रख लीजिए, उसके बाद इस पे अगर हुआ तो कागज और आए तो आगे करेंगे, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए रख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी 2-3 जून 2017 में फ्रांस जाते हैं, 25-26 जून 2017 में अमेरिका जाते हैं, और 4-6 जुलाई 2017 में इजराइल जाते हैं। ये इसके बाद, क्योंकि ये सब जो वो फाइल है उसमें ये सब सारा कुछ दर्ज है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है। और बाकी जो मीम और रील और ये सब जो बन रहे हैं उसका तो कहना ही क्या, जाइए खुद ही देखिए, उसमें मैं क्या बताऊं किस तरह से कौन किसके धुन पे कैसे नाच रहा है, क्या क्या नचाया जा रहा है, ये आप देख लीजिए। अब अनिल अंबानी का 2017 का एक मेल है और उसमें एक आर्टिकल लगाते हैं वो, और आर्टिकल लगा के वो ये उसमें बताते हैं कि ट्रंप से बात करने के बाद सरकार की जो विजिट है वो अर्ली होगी। वो इजराइल की बात कर रहे हैं, और अनिल अंबानी इस सूचना को, इस आर्टिकल को एप्स्टीन को भेज रहे हैं। ये सब मेल में है, और उसमें लिख रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट में होता था, जैसे गिराकट, ये जितने जो ये सब होते हैं अपराधी होते हैं, ये लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, आ जाओ मार दो चला दो, ये सब हुआ है। तो ये उनको भेजता है अनिल अंबानी, इन्फो बेस्ट रिगार्ड्स अनिल। तो एप्स्टीन उधर से जवाब देता है, इंडिया इजराइल की नॉट फॉर ईमेल। अब अनिल अंबानी कई बार संपर्क करते हैं, ये सब वहां दर्ज है। एप्स्टीन से बिल्कुल, भाई घरेलू आदमी था, और जो उसका व्यापार का जो वो था, वो अनिल अंबानी को ऐसा लगता है कि उनके बहुत मनमाफिक था। जिस तरह का जो व्यापार में वो जो हथकंडे यूज करता था, इनको अच्छा लगता था। हो सकता है उस हथकंडे में इनका भी कहीं ना कहीं वो रहा हो, रोल रहा हो। एक ईमेल अनिल अंबानी ने लिखा कि मैं दिल्ली में था, लीडरशिप चाहती, ये एप्स्टीन को लिखना है, मैं दिल्ली में था, और ये उसी समय कहा है, 2017 से पहले का। लीडरशिप चाहती है कि आप मेरी मीटिंग जेरेड के साथ सेट कर दें। जेरेड कौन है ये भी जान लीजिए। जेरेड जी ट्रंप जी के दामाद हैं, और वो ये जेरेड जी वही हैं जो बोर्ड ऑफ पीस अभी ट्रंप ने बनाई है, उसमें भी उनको रखा है। और जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि जेरेड जी अभी, जब मोटा भाई, इनके बड़े भाई ने, अनिल अंबानी के बड़े भाई ने जब शादी ब्याह किया था, तो ये ट्रंप की लड़की खुद बच्चों के साथ ये आके उस शादी में खूब 3-4 दिन नाचे गाए, मस्त रहे थे। तो इनका उस समय ये अभी नहीं हुए थे 2000। तो ये उनसे एप्स्टीन से कह रहे हैं कि जेरेड से मेरा जरा मामला सेट करा दो। ट्रंप तो वहाँ प्रेसिडेंट हैं ही। अब मोदी जब इजराइल से लौट रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे, इसमें बिल्कुल साफ कहा गया, एप्स्टीन ने ये कहा, फिर ये हुआ कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को इजराइल जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिलसिलेवार आ रही हैं। सरकार की तरफ से चुप्पी, सरकार की तरफ से एक आया है कि एक यौन अपराधी की बातों पे क्या विश्वास किया जाए, लेकिन यौन अपराधी ये सब कर रहा है, ये एविडेंसेस हैं। तो अनिल अंबानी से पूछो ना कि वो क्या कर रहा है, या तो उसको गिरफ्तार करो, या अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे तो माना जाएगा कि जो ये सारी चीज़ें हैं सब ठीक हैं। ये जब 2017 में इनके कहने से ये वहां गए, और भारत के प्रधानमंत्री की पहली विजिट इजराइल में हो रही है, हिस्टोरिकल विजिट। क्या मैंने जब वो जुलाई महीने में पहले में ये कहा गया था वहां से कि जो इनको वहां भेजो, और उसके लिए एप्स्टीन ने खराब वो किया था कि वहां उनसे कहो कि उनकी धुन पे नाचें, इससे ट्रंप बड़े पापा खुश होंगे।
ये सब लिखा हुआ है। और मुझे वहां पे जो सबसे बड़ी बात यह है, एप्स्टीन किसी थर्ड पार्टी को लिख रहा है कि जब लौट रहे हैं मोदी जी, वो लिख रहा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर टुक माई एडवाइस, इट वर्कड। भाई अगर अमेरिका में कोई आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है, अडानी जी इतने डरे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं एप्स्टीन के ऊपर? क्यों नहीं कर रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है? करिए ना मुकदमा। अगर अडानी जी के ऊपर वो मुकदमा कर सकते हैं अपने यहां से बैठ के, तो आप भी करिए। और उसी दिन जिस दिन ये लिखते हैं इट वर्कड, एप्स्टीन उसी दिन अनिल अंबानी को क्या लिखते हैं, योर गाइस परफॉर्मेंस वॉज क्लेवर एंड एग्जीक्यूटेड वेल। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था एंड एग्जीक्यूटेड वेल। अब इनके ये गाय और भैंस कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन हिज गाय परफॉर्म वेरी वेल, ये एप्स्टीन उनको कहते हैं। और फिर ये भी लिखते हैं कि इजराइल स्ट्रेटेजी विल डोमिनेट मोदी ट्रंप मीटिंग, ये एप्स्टीन लिखते हैं। और एक चीज और याद रखिए, 2017 में इंडिया और इजराइल ने रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया था। करीब 715 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार इंडिया और इजराइल ने किया था। और ये बिल्कुल अब साफ है कि बैक चैनल, इसको लोग कह रहे हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी है। बैक चैनल डिप्लोमेसी एक यौन अपराधी के साथ बिल्कुल बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारत ने नागालैंड के मामले में बैक चैनल डिप्लोमेसी होती रहती है, देश के बाहर देश के कई प्रधानमंत्री मिलते रहते हैं, इसमें खुद। लेकिन यौन अपराधी के साथ दलाल बन के एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ का जो खुद कंगाल है, खुद पैसा इधर से उधर से लेके सरकार का, पूरे देश का 50,000 करोड़ पचा गया है, 48,000 कितने करोड़ का खा के डकार नहीं लिया है, ये बैकडोर डिप्लोमेसी है। तो मामला है गंभीर। और मेरे हिसाब से अगर दामन साफ है तो अनिल अंबानी को गिरफ्तार करो। उसके कल कोर्ट ने उनका ये कह दिया है कि अब आप पासपोर्ट जमा कर दिया, आप कहीं बाहर नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि झगड़ा वहां A1 A2 का है, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। A1 पे इन पे प्रेशर डालने के लिए A1 पे करेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक माता जी जिंदा हैं तो वो मोटा भाई जो इनका बड़ा भाई है उसके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि चाहे घर बिक जाए, लेकिन छोटे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये सब चल रहा है। लेकिन एक गंदा घिनौना आदमी जिसने न केवल मतलब एक देश की प्रतिष्ठा पे ठेस लगाई है, उसने मानवता पे भी ठेस लगाई है। तुरंत गिरफ्तार करो और तुरंत इस पे जांच बैठनी चाहिए कि ये अनिल अंबानी ये सब काम क्या कर रहा था। अब दूसरी बात कर लें। ममता बनर्जी ने घर में घुसकर वार किया। ममता बनर्जी कल सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने अपनी स्टेट का, पश्चिम बंगाल का की जो पैरवी होती है वो खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस की अदालत में की। और ये उन्होंने एक इतिहास ये बनाया कि वो भारत की पहली चीफ मिनिस्टर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने पैरवी की। इससे पहले बहुत से चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो वकील रहे हैं। सिद्धार्थ शंकर रे ही चीफ मिनिस्टर थे, वकील थे, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर वो नहीं। ये उन्होंने अपनी स्टेट की पैरवी एज चीफ मिनिस्टर खुद की। उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में उन्होंने SIR को चैलेंज किया और उसी के लिए वो बहस करने वहाँ गई थी। और उन्होंने वहाँ ठीक से पॉइंट रखे, अपनी इमोशनली भी रखा, उसमें कंटेंट भी था। और उन्होंने कहा कि इस समय जो पश्चिम बंगाल है उसको इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है। किसके कहने पे कर रहा है, कहने की जरूरत नहीं थी, वो टारगेट कर रहा है। क्योंकि जो काम 2 साल में होना चाहिए था SIR का, उसको 2 महीने में करने की क्या आफत पड़ी है? कौन सी ऐसी हड़बड़ाहट है कि आपको 2 महीने में कर देना है, और वो भी इलेक्शन से पहले? उन्होंने फिर कहा कि इस समय कटिया का समय है, इस समय कुछ फेस्टिवल का समय है, ऐसे समय में आप वहाँ SIR कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कई बहुत महीन बातें बताई कि 2003 की जो इलेक्टोरल रोल था वो बंगला में था, उसको आप अंग्रेजी में कर रहे हैं, और उससे बहुत से सी गलतियां हो रही हैं।
ये वही है कि योगा का योग का योगा, राम का रामा, दत्त का दत्ता, इस तरह से बहुत सी गलतियां हो रही हैं नामों में, और छोटी सी भी गलती हो कि आप खट से उसको काट दे रहे हैं। तो इस 2 महीने में क्या है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुद्दे की बात कही, जो मूल मुद्दा ये है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया इंक्लूजन के लिए है या डिलीशन के लिए है। इसमें आप वोटर बनाना चाहते हैं कि वोटर हटाना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर करके आप वहाँ पर उसको बीजेपी रूल्ड स्टेट से माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में लोगों को वहाँ आप तैनात कर रहे हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देशन पे ये सारा कुछ हो रहा है। एक बात उन्होंने और कही है, जो कोर्ट पे उन्होंने कही, ऑन रिकॉर्ड कही है, कि हमने 6 लेटर लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को, किसी का जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। कांग्रेस ने भी लिखे हैं, उधर बीजू जनता दल ने भी लिखे हैं कि ये बेईमानी, कोई जवाब नहीं हम देंगे। अब उसका जरा ये देख लिया जाए, नफा नुकसान की बात करें, क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ममता बनर्जी एक तो लड़ती हुई नजर आती हैं। वो ऐसी चीफ मिनिस्टर हैं जो सड़क पे उतर के खुद लड़ती हुई नजर आती हैं। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल ये साफ मैसेज दे दिया कि अपने राज्य का हित करने में वो सक्षम है, अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। जो आपको उचित लगे वो करो, ये नहीं है। राज्य का हित अगर इसमें है तो मैं जिम्मेदारी भी लूंगी, नेतृत्व भी करूंगी। क्योंकि एक कंपैरिजन भी हो रहा है। क्या मोदी जी आपको लगता है कहीं भाषा इस तरह का आर्गुमेंट कर पाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, आर्गुमेंट कर पाएंगे? बिना टेलीप्रॉम्प्टर के किसी से बात कर पाएंगे? कोर्ट में खड़े होकर ये काम कर पाएंगे? ये नेतृत्व की बातें हैं ना। आपका लीडर कैसा चाहिए? क्योंकि उन्होंने एक काम और किया। उन्होंने जो बंगाल का जो प्राइड है, जो बंगाल की अस्मिता, जो बंगाल का प्राइड है, उसको उन्होंने जगाया है कि हमारे यहां पढ़ा लिखा आदमी अपने ऊपर जब आता है तो उसकी रक्षा करने में सक्षम है। और ये उन्होंने जो घर है ना दिल्ली, घर में घुसकर वार किया है। मोदी जी कहते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। ये उन्होंने घर में घुस के वार कर दिया है। 2-3 चीजें उनको समझ लीजिए। वो इस गेम को ठीक से समझती हैं मोदी। मुझे, अगर आपको याद हो, मणिशंकर अय्यर ने कभी नीच नहीं बोला था। मणिशंकर ने क्या था, इन्होंने नीच हरकत की है, लेकिन इन्होंने मुझे नीच बोला, इन्होंने मुझे नीच बोला। ये इनको भी करना आता है। ये वहां आई थी, ये 3 घंटा गैलरी में बैठी रही, पब्लिक गैलरी में। 10:05 पे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और गाड़ी लगा दी गई। वहां से चाहती तो तुरंत कोर्ट में चले। ये पैदल उतर के सबसे मिलती जुलती करके, ये चाहती तो आगे भी बैठ सकती थी, लेकिन ये विजिटर्स गैलरी में बैठी, क्योंकि जब मुकदमा आएगा तब मैं आगे जाऊंगी। विजिटर्स गैलरी में 2.5 घंटे बैठी नहीं। 12:50 पे करीब 3 घंटे बाद कोर्ट उठती है 1:15 बजे। कोर्ट से कहा गया कि भाई इस तरह से आई हुई है वो, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब सुनेंगे। 3 घंटा वहां बैठी रही। अगर बैठी रही तो वो अपना वो जो कनेक्ट है उसमें, क्योंकि पब्लिक कनेक्ट उनको करना आता है। एक बात और भी है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है उनको। महंगा सूट, महंगा कपड़ा, महंगा चश्मा, महंगी पेन, ये सब का शौक नहीं है। 200 रुपए की साड़ी, 40 रुपए की या 25 रुपए 40 रुपए की चप्पल। कोई उनसे उनका चीफ मिनिस्टरशिप ले लेगा, लीडरशिप ले लेगा, वाकपटुता ले लेगा। यहां तो चश्मा, वो शॉल, इधर जूता, चप्पल, कैसे ये अच्छा लग रहा हूं, कपड़ा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और एक चीज मुझे लगा, इतना प्रेशर तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट, हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में क्या टिप्पणी करें। जब कुछ भी हो देगा तो थोड़ा उसको दिखाना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष है। बहुत कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, कैसे डायरेक्ट हो रहा है, सबको पता है। लेकिन फिर भी निष्पक्ष दिखाना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी का एक वो, जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन को 2 स्टेप आगे और हो गए हैं, वो आगे चल रही थी, उन्होंने उस बढ़त को और ले लिया। अब आखिरी बात, मणिपुर की समस्या क्या समाप्त हो गई है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में एक नई सरकार बन गई, तो क्या उससे समस्या खत्म हो गई? ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल खेमचंद साहब, चीफ मिनिस्टर मणिपुर के, मैती कम्युनिटी से आते हैं वो, और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक कुकी कम्युनिटी का, एक नागा कम्युनिटी के, 2 लोगों ने ओथ ले ली। अब थोड़ा समझ लीजिए मणिपुर कि ये क्या से क्या हुआ। 2017 के इलेक्शन तक
15 साल से कांग्रेस का शासन था मणिपुर में, मणिपुर चल ही रहा था, सब लोग जाते थे, अच्छा राज्य था। 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो ये याद रखिएगा, उससे पहले 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। वहां पे 60 सीटें हैं। 2017 के इलेक्शन में 60 में से 28 सीटें कांग्रेस जीती, 21 सीटें बीजेपी जीती। सरकार केंद्र में बीजेपी की, राज्यपाल बीजेपी का, कांग्रेस को किनारे करके बीजेपी ने एनडीए की सरकार बना ली। और ये जो पुराना वो सब है, बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के आदमी थे, उनको तोड़ ओड़ करके पहले ही ले लिया था अपने यहाँ से। 2017 में हुआ। 2022 में बीजेपी के 60 में से 32 एमएलए जीत के आए, कांग्रेस के जो 28 थे वो 5 रह गए। अब इस बीच 2022 में एजेंडा शुरू हुआ, क्योंकि 2022 तक अमित शाह होम मिनिस्टर बन चुके थे, दूसरा टर्म हो रहा था, हेमंता बिस्वा शर्मा असम में वो चीफ मिनिस्टर हो गए थे, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल के वो आयोजक थे ही, राम माधव वहाँ पहुँच गए थे। और ये सारा कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत मई 2023 में दंगा शुरू करवाया गया, अंडर द सुपरविजन ऑफ वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह को अगर आपको याद हो, उनके जो टेलीफोन की फॉरेंसिक है कि उन्होंने कैसे कहा कि हथियार यूज़ करो, ये करो, गोली चलाओ, फलाना चलाओ, ये अभी भी चल रहा है। 2 साल हो गए, अभी भी वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं पूरी हो पाई है। वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको कर रहा है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। और उसमें आपको ये भी याद दिला दें कि जब ये दंगा हुआ और उसके बाद अमित शाह वहां गए मणिपुर, 4-5 दिन रुके और लौट के आए तो दंगा और भड़क गया। ये टिपिकल है, ये जहां जाते हैं, कश्मीर गए, 4 दिन बाद पहलगाम हो गया। आपको ये भी याद है सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, क्या हो उस कमेटी का आज तक नहीं पता है। अंत में बीरेंद्र सिंह के ऊपर इस्तीफे का जोर था, ये इस्तीफा नहीं दिलवा रहे थे क्योंकि वो तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में कोई क्यों इस्तीफा दे। लेकिन जब मोदी जी को ट्रंप से मिलने फरवरी 2025 में अमेरिका जाना पड़ा, उससे 2-4 दिन पहले, वही 8-9 फरवरी को इनको इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि डर यह था कि कहीं ट्रंप ना पूछ लें कि उस मणिपुर में क्या हुआ। क्योंकि जिन लोगों का वो जो हिंदू और क्रिश्चियन करके वहाँ जो खेल खेला जा रहा था, जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ, उससे डर के उनसे अमेरिका जाने से पहले 2 दिन पहले उनका इस्तीफा दिलवा दिया गया। अब 1 साल से ज़्यादा होने वाला था, 9 फरवरी तक ही समय था। अगर 1 साल ज़्यादा होता तो संसद में फिर एक संविधान का संशोधन करके इसको आगे बढ़ाना था। इसलिए खेमचंद जी को चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक वो। लेकिन इसका मतलब क्या है, इससे क्या हल हो रहा है? जो पहला प्रश्न है कि क्या चेंज हुआ 1 वर्ष में। 1 वर्ष आपके पास रहे, केंद्र सरकार डायरेक्ट देख रही थी, होम मिनिस्ट्री के अंडर में था। क्या चुनी हुई सरकार जो होती है, विल ऑफ द पीपल यहां हुई? ये जो फिर से आपने रिस्टोर किया है, तो 1 साल तक विल ऑफ द पीपल का क्या हुआ? उस समय विल ऑफ द पीपल कौन कर रहा था? क्योंकि ये नहीं थी तो चुनाव आप नहीं करा रहे थे। क्योंकि एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जो मणिपुर का आपने वर्तमान नेतृत्व भेजा है, जिसकी वजह से आपने वीरेंद्र सिंह को हटाया था या उनको इस्तीफा दिया था, क्या ये सुरक्षा दे पाएगा मणिपुर के सब लोगों को? क्योंकि पॉलिटिकल सेटलमेंट करने के बजाय सरकार बनाने की आपको जल्दी थी। इससे बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपने पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं किया वहां का, आपने सरकार बना ली। क्यों? क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और आपको यह लगता है कि अगर यहां सरकार नहीं रहेगी तो आपकी और पिटाई होगी। जैसे 2024 में दोनों सीटों पे आप चुनाव हार गए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सीट पे जीत गई। अब आपको लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर आप यहां आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आप फिर से बुरी तरह से चुनाव हार जाएंगे। तो ये कारण है। दूसरा जो एक सबसे ये शातिर लोग हैं, शातिराना काम ये किए हैं कि अब जिम्मेदारी केंद्र से हटा के राज्य सरकार में। मैं क्या करें, राज्य सरकार है, वो जाने। राज्य सरकार हम लोग इंटरफियर तो करते नहीं है, इनका स्टैंड है, हम तो इंटरफियर करते नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर है। मणिपुर की राज्य सरकार जाने, हमसे इससे क्या लेना देना, हम क्या करें? ये बदमाशी का काम किए हैं। अब यहां पे अनुत्तरित प्रश्न जो रह जाते हैं कि इस सेटलमेंट का फ्रेमवर्क क्या है? कुछ है क्या फ्रेमवर्क? सेटलमेंट तो होना है। 2 कम्युनिटी को आपने इतना जान का दुश्मन बना दिया है कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। कुकीज़ के अपने कुछ हैं कि जब तक भाई हमें
स्वायत्ता नहीं मिलेगी उस फ्रेमवर्क में, वो नहीं आएंगे। 60,000 लोग आपके अपने एडमिशन से अभी तक डिस्प्लेस हैं। मेरी किसी से आज बात हुई, उसमें कहा 60,000 में मेजॉरिटी जो है 6-7 हज़ार मैती हैं, बाकी 50-55 हज़ार कुकीज़ हैं। उसमें से सरकारी आंकड़ा ये है कि 9 ही हज़ार अपने घर गए हैं, बाकी 51 हज़ार का क्या होगा, कब जाएंगे, कुछ पता है आपको? क्योंकि क्या कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव हुआ? क्या आपने ऑल पार्टीज की कोई मीटिंग कॉल की केंद्र सरकार के, जब आपके पास सत्ता थी? भाई 1 साल तक तो आप चला रहे थे ना। क्या आपने सारी पार्टीज को बुलाया, कहा कि चलो बैठते हैं और इसका कुछ हल निकालते हैं? लेकिन एजेंडा तो आपका हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन यही करने का है। और इस करने के चक्कर में आप मणिपुर जैसे सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य को में तबाही मचा दी है। देखिए, प्रार्थना यही है कि खेमचंद जी आए हैं, कुछ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार, क्योंकि डबल इंजन हो गई है, उसकी कहीं से भी नीयत मणिपुर को के सेटलमेंट करने की है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।